अखबारों पे छपते उनके संपादकीय जो कॉलम है आपने वो पढ़े होंगे। आप अमर उजाला और हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक रहे हैं। आप इंडिया टुडे और जनसत्ता की जो फाउंडर टीम थी उसके अहम सदस्य रहे हैं। इसके अलावा जयसिंह रावत साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे देहरादून स्टूडियो में मौजूद हैं। फोन पर बिशन सिंह चौफाल साहब होंगे और उत्तराखंड सरकार में मंत्री दिनेश अग्रवाल जी होंगे। आप सभी लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। उत्तराखंड को किसने लूटा, किसने किया सूबे को कंगाल, कौन है दोषी, क्यों है जनता बदहाल, सूबे के पैसे से कौन हुए मालामाल, कौन है उत्तराखंड के गुनहगार। उत्तराखंड के गठन के वक्त से अब तक जितने पावर प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में शुरू हुए उतने पूरे देश में कहीं भी नहीं हुए। लिहाजा भ्रष्टाचारियों की निगाह में यह सूबा हमेशा की तरह पहली पसंद बना रहा। वक्त बेवक्त उन्होंने तरह तरह के हथकंडों के जरिए सूबे पर भ्रष्टाचार की कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया करीब 963 मेगावाट का एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में देश का सबसे समृद्ध राज्य, बेशक छोटा लेकिन परियोजनाएं अथाह, क्योंकि इस सूबे को प्रकृति ने जमकर नेमतें बख्शी हैं। लेकिन अगर आप कभी उत्तराखंड आएंगे तो शर्तिया आपके मन में सवाल उठने लगेंगे कि भैया विकास हुआ कहां? इतने सारे संसाधन लेकिन विकास के नाम पर सब टाए टाए फिस क्यों? आज हम सिर्फ एक मुद्दे की बात करेंगे। 2009 में हुए करीब 963 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं के बंदरबांट की, और फिर एक एक करके आपको मिलता जाएगा उन सवालों का जवाब कि विकास गया कहां। साल 2009 सूबे में बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार थी। सरकार ने एक योजना बनाई कि छोटी छोटी क्षमता वाले ऐसे प्लांट बनाए जाएं जिससे छोटे छोटे स्तरों पर ऊर्जा संकट का निदान किया जा सके। फिर क्या था? सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम के तहत करीब 963.6 मेगावाट के प्रोजेक्ट 56 कंपनियों को आवंटित कर दिए गए। आंकड़ों पर ध्यान रहे, हमने कहा 56 कंपनियों को आवंटित कर दिए गए। लेकिन इससे पहले कि यह योजना परवान चढ़ती, उठने लगी उंगलियां। एक के बाद एक सरकार पर आरोपों के ढेर लगने लगे। आरोप आवंटन में अनियमितताओं को लेकर, आरोप चंद लोगों के हाथ अलादीन का चिराग थमाने को लेकर। आखिर क्या था मामला? क्यों विकासपरक योजनाओं पर उंगलियां उठी? और आखिर क्या हुआ हश्र इस महत्वाकांक्षी परियोजना का? बताएंगे आपको। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। तो 963 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के लिए 700 आवेदन आए थे, जिनमें से 56 कंपनियों को प्रोजेक्ट्स आवंटित किए गए। लेकिन जब समाचार प्लस ने तहकीकात की तो हमें पता चला कि सारी मलाई तो सिर्फ 4-5 लोगों ने ही मिलकर काट ली थी। बाकी नाम तो सिर्फ दिखावे के थे जी। और ये जो 56 लोगों के नाम हैं और जो कंपनियों की पूरी सूची है वो इस वक्त हमारे पास है जी। ये बिजली के तार जो है ना, जो करंट दौड़ रहा है, ये उत्तराखंड की आम जनता के ज़हन में दौड़ रहा है। और उत्तराखंड की आम जनता इसी करंट से ये सवाल पूछ रही है कि साहब जो करंट इन तारों में है वो करंट हमारे घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? और जो योजना विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए लॉन्च की गई थी उसका सारा मजा ले गए चंडीगढ़, देहरादून और दिल्ली के चंद बड़े और शातिर खिलाड़ी। और ये सब कुछ हुआ उस वक्त की सरकार की शह पर। 56 लोगों को आवंटन किया गया। गिनती 56 की थी, दरअसल लोग सिर्फ 6 ही थे। नंबर 1 अमित कुमार मोदी, नंबर 2 दीपक सूरी, नंबर 3 हरजिंदर, नंबर 4 के वेंकटरमा सुब्बा रेड्डी, नंबर 5 अनिला महाजन, नंबर 6 ललित महाजन। सभी सूबे के मुखिया के करीबी।
इन लोगों ने अलग अलग नाम से कंपनियां बनाकर सारी योजनाएं अपनी झोली में डाल ली और उन्हें आवंटन की पुष्टि के लिए बाकायदा चिट्ठी भी दे दी गई। योजना के मूल में ये बात थी कि ये प्रोजेक्ट्स स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे या फिर उन फर्म्स को जो स्थानीय लोगों के साथ साझा तौर पर योजनाएं चलाएंगे। बिडिंग खत्म हो चुकी थी, पैसे भी जमा करा लिए गए थे, लेकिन जब हिसाब बनाने बैठे तो पता चला कि जिन स्थानीय लोगों के लिए योजना शुरू की गई थी उनके हाथ तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि 951.1 मेगावाट तो बाहरी लोगों के हाथ चले गए और बाकी बचे 12.5 मेगावाट को 9 अलग अलग फर्म्स को बांटा गया। यानी मलाई काटी बाहरी लोगों ने और स्थानीय लोगों के हाथ आई खुरचन। बात सिर्फ यही होती तो भी मामला बहुत बड़ा नहीं बनता। दरअसल गंगा जल से बिजली बनाने की आड़ में ऐसे ऐसे खेल खेले गए जिनकी कहानी आपको बेहद फिल्मी लगेगी। शुरू करते हैं सिलसिला। सेल्फ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए 700 लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से 56 लोगों का नाम फाइनल हुआ और बाकायदा 5 लाख प्रति मेगावाट के हिसाब से प्रीमियम भी जमा करा लिया गया। नियम के मुताबिक किसी भी कंपनी या व्यक्ति को 25-25 मेगावाट या उससे कम के अधिकतम 3 प्रोजेक्ट्स ही दिए जा सकते हैं। अब शुरू हुआ खेल। खेल के नियम साफ थे, लिहाजा माहिर खिलाड़ियों ने नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए नए नए हथकंडे इजाद कर लिए और एक के बाद एक खुलने लगी ताबड़तोड़ कंपनियां। ऐसी कंपनियां जिनके नाम पते सब फर्जी थे। मकसद था सिर्फ प्रोजेक्ट्स को हासिल करना। और जब बंदरबाट खत्म हुई तो सामने आया कि चंडीगढ़ डिस्टिलर्स एवं बॉटलर्स, पंजाब डिस्टिलर्स, एक्वा पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिग्नेट सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड, कपिल मोहन एंड एसोसिएट, कुर्मी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, टॉप 10 सॉफ्टवेयर, देवभूमि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बायोमेड इंडस्ट्रीज, साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन से ही सारी मलाई साफ कर ली थी। समाचार प्लस की टीम ने जानना चाहा कि आखिर ये कंपनियां हैं कौन और क्या है इनका पता ठिकाना। हम निकल पड़े मिशन पर, लेकिन जैसे जैसे हम मिशन पर बढ़ते गए दिमाग हिलना शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां फर्जी निकली। कुर्मी एनर्जी, पता मकान नंबर 1108, सेक्टर 19B चंडीगढ़। सिग्नेट सप्लायर्स, पता मकान नंबर 1377, सेक्टर 34C चंडीगढ़। लेकिन सब फर्जी। दिल्ली की बायोमेड इंडस्ट्रीज, पता B226 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, लेकिन दफ्तर के गेट पर लगा था बड़ा सा ताला। कमोबेश यही हाल ज्यादातर कंपनियों का था। दिमाग की नसें फूलने लगी थी, लेकिन छानबीन जारी थी। इस छानबीन में कुछ और भी चौंकाने वाले आंकड़े आए, जिनका जिक्र आगे करेंगे। और जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने गड़बड़झाला किया अगर वो भी हमको देख रहे हैं, और जिन लोगों ने इस गड़बड़झाले की कलई खोली वो भी हमको इस वक्त देख रहे हैं, हमें पता है। हम उनको बता दें कि ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। जी, ये उन 56 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने निविदा की और जिनको ये रेवड़ियों के भाव बांटे गए। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्कैम, ये और सारे दस्तावेज जो है ना, ये सरकार के हैं, मेरे नहीं है, मैंने नहीं बनाए हैं, ना मैंने टाइप किए हैं। ये सारे दस्तावेज, ये सूची आप देख लीजिए। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ बिड ओपनिंग फॉर सेल्फ आइडेंटिफाइड RE प्रोजेक्ट्स, शेड्यूल ऑफ बिड ओपनिंग फॉर सेल्फ आइडेंटिफाइड
आरई प्रोजेक्ट्स, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल एंड प्लानिंग उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उज्जवल महारानी बाग जीएमएस रोड देहरादून 248006। ये पूरी गाइडलाइंस भी हमारे पास हैं और किस किस को क्या क्या कैसे बांटा गया ये पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। हम चाहते हैं कि अगर जिसके भी पेट में दर्द हो रहा हो इन घोटालों का खुलासा देखकर और उसको अगर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, हम अपने नंबर भी दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। आप उन नंबर्स पे भी हमें सीधे फोन कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि कहां पर आपको आपत्ति है और आपकी आपत्ति जो हमारे पैनल पर जो विद्वान जन बैठे हुए हैं उनसे हम चर्चा के दौरान लेकर आएंगे और यह साबित करेंगे कि उस वक्त की सरकार किसकी थी और उस वक्त किसकी शह पर उत्तराखंड की जनता के साथ उनके खून पसीने की कमाई के साथ यह खिलवाड़ किया गया। अमिताभ जी देखिए, ये इस तरह जब भी सरकारें भ्रष्टाचार करने का अवसर खोजती हैं तो वो इसी प्रक्रिया को अडॉप्ट करती हैं जो प्रक्रिया यहां अपनाई गई। ये एक बहुत मैं कहूं टेस्टेड फॉर्मूला है सरकार में बैठे लोगों के लिए, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए या कोई दूसरा सूबा ले लीजिए या राजा साहब की मेहरबानी से हुआ 2G ले लीजिए। ये जो सारा खेल है, ऐसे ऐसे लोग और कैसे कैसे लोग आपसे लाभ ले जाते हैं जिनका उस प्रोजेक्ट से उस स्पेसिफिक फील्ड से कोई वास्ता नहीं होता, उस प्रदेश से वास्ता नहीं होता, जिनके लिए शर्तें शिथिल कर दी जाती हैं। तो जब इतनी कृपा होती है तो स्वाभाविक तौर पर यह बात पुष्ट होती है कि बिना सत्ता की सरपरस्ती के तो इतने बड़े मामले में फाइल तो छोड़िए, पत्ता भी नहीं हिल सकता। और सत्ता की जो सरपरस्ती है वो बिना प्रसाद के नहीं मिल सकती, ये भी हमने देखा इतने वर्षों में। इसलिए ये कहना कि नहीं तो फिर अगर आपके मन में कोई राग द्वेष नहीं हो, कोई लोभ लालच नहीं हो मुख्यमंत्री के मन में, तो फिर तो पारदर्शी प्रक्रिया हो जाए। तब ये ललित महाजन और अनिला महाजन और सुब्बा रेड्डी को ढूंढ के क्यों लाए आप? तब तो जो आपने एक गाइडलाइन तय की कि भाई 75 मेगावाट से ज्यादा की किसी को नहीं देंगे, 25-25 के 3 प्रोजेक्ट मैक्सिमम, उसका भी उल्लंघन क्यों हुआ? अगर कोई भी शर्त आप जब तोड़ते हैं तो उस शर्त के पीछे जो मिठाई आप ग्रहण करते हैं उसकी खुशबू दूर तक जाती है। और मिठाई ग्रहण करते समय लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इसकी खुशबू जनता तक भी जाती है जी, कि आखिर ये पैमाने क्यों तोड़े गए जी, क्यों और जब बिडिंग भी होती है ना तो एक कंपनी 4 फर्जी लेटर हेड्स पर बिडिंग करती है। अगर देने वाला मालिक सेट हो जाए और लेने वाले से मिठाई का रिश्ता तय हो जाए तो उसके बाद कौन प्रक्रिया की परवाह करता है और कौन लोकलाज की परवाह करता है? ठीक है। जयसिंह रावत साहब देहरादून में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की नब्ज से आपका नाता रहा है। जयसिंह रावत साहब, ये क्या अंधेर गर्दी हुई? उस वक्त की जो सरकार है वो सरकार किसकी थी आप बताइए? जब ये घोटाला हुआ मुख्यमंत्री कौन थे और ये जो पूरा घोटाला हुआ उस पर बीइंग अ जर्नलिस्ट एक उत्तराखंड के निवासी के तौर पे क्या कहना चाहते हैं? कितना दर्द होता है? अतुल जी, मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये जो बिजली प्रोजेक्ट का मामला है ये कोयले की दलाली का जैसा है। जिसने इसमें हाथ डाले उसके हाथ काले हुए हैं। और आप ये एक मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, ये निशंक जी के जमाने में ये तो हल्ला हुआ, बात खुली है। लेकिन उसी जमाने में राज्य सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, उसमें ये छपा हुआ था कि जब खंडूड़ी जी थे उस समय ये डिसीजन लिया गया था। ये तो वाली बात है। लेकिन असली चीज अतुल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उत्तराखंड में 3 संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन वो बताए हैं। उनमें एक तो है जल, दूसरा है जंगल और तीसरा है जमीन। जमीन आप जानते हैं पहाड़ी कैसी जमीन है, 80% जमीन तो परमानेंटली स्नो कवर्ड है। उसके बाद कितना है वो नदी नालों में चला जाता है। केवल उसके बहुत छोटी से 13% जमीन जो है वो खेती के लायक है। ठीक है, बहुत कम है, 13% में भी ज्यादातर खेत डिजर्ट हो गए हैं। उसके बाद केवल जल संसाधन बचता है। जल संसाधन के हिसाब से यहां पर इन्होंने कहा कि साहब पहले 14-15 हजार मेगावाट की कैपेसिटी थी बिजली जनरेशन की। ये हुआ कि साहब कि ये ऊर्जा राज्य बनेगा, बिजली बेच के ही काम चल जाएगा। हिमाचल की नकल हुई।
फिर तिवारी जी के जमाने में ये 20,000 मेगावाट हुई। ठीक है। और फिर वाजपेयी जी ने कहा कि भाई 50,000 मेगावाट का इनिशिएटिव लिया। ठीक है। और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, सारे देश की बात थी जी। तो कुल मिला के आज की डेट में कह रहे हैं कि 27,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी है यहाँ के नदी नालों की, सारे जल संसाधन की। लेकिन लगातार लगातार अगर ऐसा भ्रष्टाचार होता रहा, लगातार अगर अंधा बाटे रेवड़ी और देख देख के टटोल के दे वाली बात होती रही, तो फिर तो हो चुका काम। अविकल थपलियाल साहब मौजूद है। वही मैं कह रहा